चलिए आज हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि वैद्युत आवेश होता क्या है, वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है और वैद्युत आवेश की प्रकृति क्या है। ठीक है, आज हम बात करेंगे वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है। तो महत्वपूर्ण तथ्य में हम बात करेंगे कि जो वैद्युत आवेश है, ठीक है, उसकी प्रकृति। ठीक, तो वैद्युत आवेश की जो प्रकृति है, अगर आप देखें तो वैद्युत आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। ठीक, दोनों आवेश तो दो प्रकार का होता है, अभी आगे हम बात कर लेंगे, लेकिन वैद्युत आवेश की जो प्रकृति है वो एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है। तो अगर हम इसके तथ्य में आए तो तथ्य में लिखेंगे कि वैद्युत आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं। विपरीत प्रकृति का मतलब, मान लीजिए अगर किसी भी पदार्थ को हमने अगर आवेश दिया है, ठीक है, तो ये नहीं है कि हर पदार्थ पर आवेश एक ही जैसा होगा। हर पदार्थ पे आवेश की प्रकृति अलग अलग हो सकती है, आवेश एक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि आवेश की जो प्रकृति होती है वो विपरीत होती है। ठीक, दूसरा इसका जो फैक्ट है वो ये है कि जो आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, अगर उन दो विपरीत प्रकृति के आवेशों को एक दूसरे के अगर हम पास लाएं, तो जब पास लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे और वो क्या हो जाएंगे, उदासीन। क्या हो जाएंगे, उदासीन। उदासीन का मतलब जानते हो क्या होता है? मतलब ऊपर कोनो चार्ज ना हो, कोनो आवेश ना हो। जब तक उस पर कोई चार्ज होगा तब तो हम बताएंगे कि ये चार्ज है, इस पर ये या चार्ज है, यानी इस पर ये आवेश है, इस पर ये आवेश है। लेकिन जब कोनो आवेश ना हो, ठीक है, तो वो हो जाता है उदासीन। क्लियर? तो वही कह रहे हैं कि वैद्युत आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों विपरीत प्रकृति के आवेश को पास मिलाएंगे एक दूसरे के, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, वो उदासीन कर देंगे। तो इस आधार पर अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकार बता दिया, एक बताया धन और एक बताया ऋण। ठीक है, तो देखिए दूसरे वाले में समझिएगा कि जो विपरीत प्रकृति की आवेश यहाँ पर हमने लिखा ना, विपरीत प्रकृति के, अगर इन दोनों को एक दूसरे के पास ला रहे हैं तो उदासीन हो जा रहे हैं। इसी आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश की दोनों प्रकृति को क्या बताया, एक को बताया धन प्रकृति यानी धन आवेश और दूसरे को बता दिया ऋण आवेश। ठीक है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आता है कि आवेश की प्रकृति कितनी होती है, तो दो, एक धन और एक ऋण। या आपसे पूछा जाए कि आवेश की प्रकृति को किसने बताया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। आवेश का खोज किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, कूलाम ने नहीं किया था। मैक्सिमम छात्र यही बताते हैं कि वैद्युत आवेश का खोज कूलाम ने किया था, नहीं, कूलाम ने आवेशों के बीच लगने वाले बल का खोज किया था। ठीक है, आवेश का जो खोज था वो किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन ने ही बताया कि आवेश क्या है, पदार्थ का गुण है और उसी गुण के कारण वह पदार्थ अपने आसपास वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है। तो उसी गुण का नाम बेंजामिन ने रखा क्या, वैद्युत आवेश। फिर उस आवेश के विषय में बताया कि ये आवेश जो होते हैं, पदार्थ पे जो गुण आता है, यह गुण एक प्रकार का नहीं हो सकता। ठीक है, तो उस गुण को उन्होंने एक बता दिया धन और एक बता दिया ऋण। ठीक है, तो देखिए धन आवेश क्या था, ध्यान दीजिएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश को दो प्रकृति बताया, एक धन और एक ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, निगेटिव चार्ज। बेंजामिन के अनुसार पॉजिटिव और निगेटिव होता क्या है। पॉजिटिव का मतलब होता है जिस पदार्थ
में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा हो, कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कब कब हुई, जब एक पदार्थ अपन इलेक्ट्रॉन का करी दूसरे के दे दे, या अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन की क्या करी निकाली, समझ में आइल बा, तो ओकरे पास इलेक्ट्रॉन का होए घट जाए, कम हो जाए। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरे के दले हुई, या जितना इलेक्ट्रॉन अपन निकाल दले हुई, उतना ऊपर कौन सा आवेश आई, धन, कौन सा, धन आवेश आई। और जौन वो इलेक्ट्रॉन के ग्रहण कैले हुई, कोई पदार्थ ग्रहण कैले हुई ना, अगर शादी में पैसा लुटेबू तो ऐसा थोड़े ना केहू छोड़ दे, केहू लुटहू वाला होई, तो जे लुटाई उ का ह, आ जे लूटी, बस समझ में आ गई ना। तो जे इलेक्ट्रॉन के त्याग करी, यानी धन आवेश में का हुई, इलेक्ट्रॉन की कमी, इनके लगे इलेक्ट्रॉन का हो जाए कम, और जेकर लगे इलेक्ट्रॉन के का हुई वृद्धि, जेकर लगे इलेक्ट्रॉन के का हुई वृद्धि। तो जितना इलेक्ट्रॉन के इनके लगे वृद्धि हुई, उतना इन पर कौन सा आवेश आई, और जितना इलेक्ट्रॉन के इनके पास कमी हुई, उतना का आई धन आवेश। समझ में आ गई बात। यही बात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। बेंजामिन का मानना था कि जब थेल्स ने 2500 साल पहले बात कही थी कि अंबर को अगर बिल्ली के खाल पे रगड़ा जाता है, अंबर को अगर ऊन पे रगड़ा जाता है, तो अंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो वहां पर यह घटना किसके कारण हुई थी, रगड़ने के कारण। वही चीज अमेरिकन वैज्ञानिक ने, बेंजामिन ने भी उसी चीज को ध्यान में रख के कहा कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पे रगड़ा जाता है, तो उसके रगड़ने से होता क्या है, रगड़ने से क्या होता है, जैसे ठंडी के महीना में आप हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ते हो, तो यहाँ पर आपको उष्मा या गर्माहट फील होता है ना। तो ऐसे ही जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पे रगड़ा जाता है, तो उन दोनों पदार्थों के बीच में उष्मी ऊर्जा उत्पन्न होती है रगड़ने से, और उसी ऊर्जा को एक पदार्थ ग्रहण करता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, निकाल देता है, ठीक है। जब उस इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो दूसरा क्या करेगा, ग्रहण कर लेता है। मतलब ठीक वही प्रकार जैसे मान लो दो जने अपने में लड़ा थे ठंडी के मौसम में, तो जब लड़िए तो का हो, गर्मी हो, एक जने अपन स्वेटर निकाल के फेंक डाला, तो कोनो पा गए, स्वेटर फेंक डाला है तो दूसर कोनो का गया उठा लिया, तो जे फेंक दल उधनी रहल तो फेंक दे, जे ले गए गरीब रहल, समझ में आ गए। तो इससे जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पे रगड़ल जाई तो अगर बीच में गर्मी हुई, जब गर्मी हुई तो ओके एक पदार्थ का करी ग्रहण करके अपन इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक दी, तो दूसरा का टप दो इलेक्ट्रॉन के, समझ में आ गए ना। तो जौन इलेक्ट्रॉन बाहर करी वो धन हो जाता है, और जौन ग्रहण की वो ऋण हो जाता है। तो ये बाहर निकालने और ग्रहण करने की क्रिया किसके कारण हुई है, रगड़ने से, ठीक है। और रगड़ने में क्या उत्पन्न हुआ, उष्मा, क्या हुआ, उष्मा। उसी उष्मा को पदार्थ ग्रहण करता है और अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो अगर कहीं हमारे सामने इस तरह का बात आता है कि एक पदार्थ है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, एक पदार्थ है जिसपे 4 इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, तो पर कौन सा आवेश होगा, धन आवेश। भाई कमी हो रहा है तो कौन सा आवेश होगा। और एक प्रश्न अगर कोई पूछ दे कि एक पदार्थ है और उस पे 400 इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो गई, तो कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश। क्लियर। तो इस तरह से धन और ऋण आवेश की बात हुई। फिर देखिए, धन और ऋण आवेश की जब बात हो गई तो बेंजामिन का यह मानना था ये धन और ऋण एक दूसरे को कर क्या सकते हैं, तो कर क्या सकते हैं, अगर धन और ऋण को एक दूसरे के पास लाएंगे तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे। तब उदासीन करेंगे जब जितना धन और उतना ही ऋण होगा, तब जितना धन हो और उतना ही ऋण वाला पदार्थ हो, तब दोनों एक दूसरे को उदासीन करेंगे। मान लो कोनो पदार्थ पे 5 कूलम धन आवेश है
अब कोनो पदार्थ पर 3 कूलाम ऋण आवेश है तो का दोनों उदासीन होए ना होए। कहे से 5 कूलाम वाले पे 2 कूलाम आवेश ज्यादा है, 3 वाला 3 कूलाम को न्यूट्रलाइज करेगा, उदासीन करेगा, लेकिन 2 कूलाम को कर पाएगा तो वो उदासीन नहीं हो सकता है, उस पे भी 2 कूलाम आवेश बचेगा। लेकिन अगर 5 कूलाम धन आवेश और दूसरा 5 कूलाम ऋण आवेश हो तो दोनों का हो जाए उदासीन हो जाए, दोनों का हो जाएगा उदासीन हो गया। समझ में आयल बात? मतलब शादी में 100 रुपया हम लुटैली और 100 रुपया के उपा गए, 100 रुपया लुटाए 100 उपा गया, ठीक है, तो एक को पैसा के नुकसान ना भाई ना भाई। लेकिन हम 100 रुपया लुटैली या वो 80 ठुपैलस तो 20 रुपया को लेकर दूसर भाग गई तो 20 रुपया नुकसान हो गया ना। समझ में आ गई बात? उसी तरह से अगर एक पे 5 कूलाम धन बा दूसरे पे 5 कूलाम ऋण बा तो उदासीन हो गया। लेकिन अगर 5 कूलाम धन और 3 कूलाम ऋण बा तो 2 कूलाम के अंतर हो जाए ना तो उदासीन ना होए। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला फैक्ट। अब ये देखेंगे कि धन और ऋण के बीच में हो क्या सकता है। तो देखिएगा इस पर भी रिसर्च किया गया बेंजामिन के द्वारा। बेंजामिन ने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 2 गी शीशा कांच तो 2 ठी ऐसे राड ले लिया, ठीक है, दोनों किसका बना था, कांच का, ये दोनों कांच का बना हुआ था और दोनों को एक ही पदार्थ पे रगड़ा, आपस में नहीं रगड़ा, दोनों को मान लीजिए ऐसे ऊन है, ऐसे दोनों को ऊन पे रगड़ दिया। देखिए ध्यान से, दोनों कांच के पदार्थ और दोनों को के पर रगड़ गए, ऊन पर, ठीक है, ऊन पे रगड़ के अब फिर दोनों को क्या किया गया, लटका दिया गया, ऐसे ऐसे एकदम लटका दिया। ऐसे लटकाने के बाद क्या देखा गया, हई वाला इधर भाग रहा है, हई वाला इधर भाग रहा है, दोनों पास नहीं आ रहे हैं, दोनों दूर दूर भाग रहे हैं। इनका मानना था कि जब दोनों एक ही पदार्थ के और दोनों को एक ही पदार्थ पे रगड़ा गया, इसका मतलब दोनों पे जो गुण आया होगा वो सेम आया होगा। दोनों पे कैसा गुण आया होगा, सेम। गुण का मतलब यहाँ किससे है, आवेश से, मतलब दोनों पे समान आवेश होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। ठीक, फिर दूसरा क्या किया, फिर कांच का राड लिया, 2 ठी ऐसे, दोनों फिर कांच का है। अब यहां पे थोड़ा सा टेक्निक कर दिया, टेक्निक एक कर दिया, एक कांच को क्या किया, ऊन पे रगड़ दिया और एक कांच को बिल्ली के चमड़े पे रगड़ दिया, खाल पे, ठीक, और रगड़ करके फिर दोनों को लटकाया, दोनों को फिर लटका दिया। अब देखिए ये राड का पदार्थ एक ही है, कांच कांच का दोनों है, लेकिन जिस पे रगड़ा गया वो अलग अलग है। यहाँ तो है ऊन था ना, और यहाँ पर है ऊन है, और है क्या है, बिल्ली की खाल है, यानी जिस पे रगड़ा जा रहा है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब अगर ऊन पे इसको रगड़ा गया, बिल्ली के खाल पे इसको रगड़ा गया, तो दोनों पे अलग अलग गुण आ गया होगा, सही है ना, दोनों पे क्या क्या गुण आ गए होंगे, अलग अलग, यानी दोनों पे अलग अलग आवेश आ गए होंगे, और उस अलग आवेश के कारण क्या हो रहा है इसकी ओर और हाई दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम आकर्षण लिख दें, आकर्षण। तो अगला जो फैक्ट है वैद्युत आवेश को लेकर के वो यही है कि यहाँ पे गुण कैसे थे, समान, और यहाँ पर गुण कैसे थे, विपरीत। तो बेंजामिन का मानना था कि समान आवेश अगर है तो एक दूसरे को क्या करेगा,
और विपरीत आवेश होंगे तो आकर्षण। यहाँ पे क्या कैसे आवेश, दोनों पे कैसा आवेश था, समान, दोनों पे कैसा आवेश था, और समान आवेश होने के कारण एक दूसरे से दूर भाग रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कैसा आवेश था, विपरीत, विपरीत आवेश था, और विपरीत आवेश होने पर क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक, तो ऐसा बेंजामिन का अगला जो फैक्ट था आवेश को लेकर यही है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब समझना, अगर एक आवेश धन है, समझ लेना ध्यान से, मान लो है धन आवेश और है ही मान लो इहो धन आवेश है, ठीक, तो दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, दोनों दूर दूर भागेंगे, एक तरफ नहीं आएंगे। अगर मान लो ये एक ऋण आवेश है और ये मान लो यह भी एक क्या है, ऋण आवेश है, ठीक, तो ये दोनों पे आवेश क्या है, समान है ना, दोनों पे समान गुण है, तो ये एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। लेकिन अगर एक पर धन आवेश हो जा और एक पर ऋण आवेश हो जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। यही हुआ, धन धन प्रतिकर्षण, ऋण ऋण प्रतिकर्षण, धन ऋण आकर्षण। मतलब लड़का लड़का फैटा फैटी हो जाए, लड़की लड़की झोटा झोटी हो जाए, लेकिन लड़का लड़की आकर्षण हो जाए। सुनना की बात, तो ये होता है समान गुण होने और विपरीत गुण होने का एक लक्षण। क्लियर, चलिए आगे बात करें। अब देखिए, हमने एक फैक्ट यहाँ पर आपको बताया भी था कि ये विपरीत प्रकृति के होते हैं और जब इनको एक दूसरे के पास ला देंगे ना तो उदासीन हो जाते हैं। इसीलिए जितने भी पदार्थ होते हैं वो सभी पदार्थ क्या होते हैं, विद्युत उदासीन होते हैं। कोई भी पदार्थ अगर आपको दिया जाए, मान लीजिए एक पदार्थ है, इसको हमने कहीं रगड़ा नहीं, हमने कुछ नहीं किया, ठीक है, हमने आपको इसे दे दिया, तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा। पदार्थ हमेशा अपनी मूल अवस्था में कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। हर पदार्थ जो है अपनी मूल अवस्था में कैसा रहता है, कैसा, विद्युत उदासीन, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता। चार्ज तब आता है उस पर जब उसको किसी दूसरे पदार्थ के साथ रगड़ा जाता है या उसे किसी दूसरे पदार्थ से आवेश दिया जाता है, तब जाकर के उस पर ये गुण आता है। हर पदार्थ अपने मूल अवस्था में कैसा रहता है, विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन होने का मतलब उस पदार्थ में जितना धन है उतना ही ऋण भी है। समझ में आई बात? विद्युत उदासीन का मतलब उस पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो हर पदार्थ मूल अवस्था में धन आवेश और ऋण आवेश को बराबर रखता है, इसीलिए वो मूल अवस्था में कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। क्लियर है? तो ये यहां तक हम लोग पढ़े थे। अब आगे पढ़ते हैं, आगे लिखे यहां से, अगला नोट करें, इसके नीचे से लिखें, प्रत्येक पदार्थ अपने मूल अवस्था में, प्रत्येक पदार्थ अपने मूल अवस्था में विद्युत उदासीन होता है। प्रत्येक पदार्थ अपने मूल अवस्था में विद्युत उदासीन होता है। हो गया? उस पर नहीं, उसमें धन आवेश, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा प्रोटॉन, धन आवेश ब्रैकेट में प्रोटॉन। प्रत्येक पदार्थ अपने मूल अवस्था में विद्युत उदासीन होता है क्योंकि उसमें धन आवेश ब्रैकेट में प्रोटॉन और ऋण आवेश
ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन संख्या में बराबर होते हैं, संख्या में बराबर होते हैं। हो गया, संख्या में बराबर होते हैं। चलिए अब देखिए, अगर ये आवेश स्थिर है तो क्या गुण शो करेगा, और जब ये आवेश गति करेगा तो क्या गुण शो करेगा। अगला जो तथ्य है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान देना और लिखते जाना। यदि आवेश किस अवस्था में हो, विराम, विराम इसी को हम बोलते हैं स्थिर। ठीक है, स्थिति में हो। अगर कोई आवेश है, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो, समझिएगा, अगर कोई आवेश धन हो या ऋण हो और वो आवेश किस स्थिति में हो, विराम स्थिति। विराम का मतलब जानते हो, रुका हुआ। ठीक है, दौड़ता हुआ नहीं, नहीं तो उल्टा मत समझना। विराम का मतलब रुका हुआ, जैसे एक वो महात्मा जी पूजा करते हैं ना, ऐसे। तो ये किस स्थिति में है, विराम में है ना ये। तो इस तरह अगर मान लो कोई हमारे पास धन आवेश हो, इसी तरह मान लो कोई हमारे पास ऋण आवेश हो, तो ये क्या शो कर सकता है बैठे बैठे। तो अगर कोई आवेश विराम में हो या स्थिर स्थिति में हो तो बैठे बैठे केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, केवल वैद्युत क्षेत्र। यानी महात्मा जी अपने चारों तरफ बैठे बैठे एरिया बना लेंगे। ठीक है, तो ये केवल वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात। अगर कोई आवेश विराम में है या स्थित में है तो वो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विराम का मतलब ये गति क्या है, गति नहीं कर रहा है, इसका वेग क्या है, 0। भाई वेग होता ना तो इसका मतलब ये विराम में नहीं है, लेकिन अगर वेग 0 है इसका मतलब ये रुका हुआ है, विराम में है। तो अगर कहीं भी 0 है तो खाली क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र। क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र। आगे देखो, ये तो पहला। दूसरा देखो, अगर मान लो कोई आवेश गति अवस्था में है, यदि कोई आवेश क्या हो, गतिशील हो, गतिशील हो, किस वेग से, एक समान वेग से। देखिए गति करना दो प्रकार का होता है, एक होता है एक बराबर वेग से चलना, ठीक है, और एक होता है वेग को बढ़ाते घटाते चलना। जैसे मान लो साइकिल चला रही है, एक बराबर वेग से चल रही हो, और एक होता है कब जल्दी जल्दी चला के फिर रिलैक्स धीरे धीरे हो जाती हो, फिर तेजी से चला के फिर धीरे धीरे हो जाते हो। तो वो गति होता है परिवर्तित, जो चलाए फिर धीमा फिर तेज फिर धीमा हो जाते हो, तो परिवर्तित गति होता है। जो एक बराबर वेग से चलता है वो एक समान वेग होता है। ठीक है, तो मान लो अगर कोई आवेश गतिशील है हो, तो गतिशील में किस प्रकार का गति कर रहा हो, एक समान वेग से। हाँ समझिएगा, मान लीजिए ये आवेश है और ये आवेश गतिशील है, गति कर रहा है, लेकिन जो इसका वेग है वो वेग कैसा है, एक समान। कैसा है, एक समान वेग से वो गति कर रहा है। ऐसे स्थिति में ये आवेश क्या कर सकता है, ध्यान से पहले सुनो। यदि कोई आवेश गतिशील है लेकिन वो किस वेग से, एक समान वेग से, ऐसे स्थिति में वही आवेश क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र, ये दोनों उत्पन्न करेगा, दोनों उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात।
अगर कोई आवेश गतिशील है लेकिन एक समान वेग से गतिशील है, ठीक है, तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक, अगर वो आवेश स्थिर है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, केवल वैद्युत क्षेत्र, यहां और क्लियर कर दें, केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन गति करेगा एक समान वेग से तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। अच्छा चलो आगे एक और देख लो, इसी तीसरा इसका, गतिशील तो है एक समान वेग से, लेकिन अगर यही आवेश का जो वेग है, वेग वो कैसा है, परिवर्तित वेग है। कैसा है, परिवर्तित, आवेश वही है, परिवर्तित वेग से अवगत कर रहा है, तब क्या होगा, तो अगर ये आवेश परिवर्तित वेग से गत कर रहा है तो ये क्या क्या उत्पन्न करेगा। परिवर्तित का मतलब समझ रहे हो, वेग कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, इसको बोलते हैं परिवर्तित वेग। और जब वेग न घटेगा न बढ़ेगा, एक समान वेग से चलेगा तो वो होता है एक समान वेग। समझाई बात। अब परिवर्तित का मतलब बढ़ते घटते रहना। बाइक वाले को देखो हमेशा परिवर्तित वेग से चलते हैं, जगह पाएंगे हूं 80 के स्पीड में, भीड़ आ गए 20 के स्पीड में, फिर हूं करते हैं, तो वो हमेशा परिवर्तित वेग में रहते हैं। समझाई बात। तो अगर आवेश इस तरह का वेग से गत कर रहा है तो क्या क्या कर सकता है, तो देखिए तब ये आवेश वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग ही उत्पन्न करता है। समझाई बात। देखो महात्मा जी पहले कंडीशन में क्या थे, बैठे थे, गति नहीं कर रहे थे, तो उस समय केवलिका उत्पन्न करेंगे। लेकिन जब अब महात्मा जी उठ के तैयार हो गए, दौड़ रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन एक समान वेग से दौड़ रहे हैं, लेकिन एक समान वेग से दौड़ रहे हैं, तो जब एक समान वेग से दौड़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेंगे। लेकिन अब महात्मा जी बदमाशी कर रहे हैं, कभी तेज दौड़ रहे हैं, कभी धीमा दौड़ रहे हैं, कभी तेज दौड़ रहे हैं, परिवर्तित गति कर रहे हैं, तो अब महात्मा जी वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग, ये तीन ठो उत्पन्न करने लगेंगे। ठीक है, ये प्रश्न पेपर में पूछा गया है ना भाऊ, ये पूछा है कि अगर कोई आवेश परिवर्तित गति करता है तो वो क्या उत्पन्न करता है। तो यदि कोई आवेश परिवर्तित गति करता है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है। ठीक है, इसी प्रश्न को दूसरे तरह से अगर पूछ दिया जाता है कि कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है तो आवेश किस स्थिति में होगा। हम आपसे प्रश्न करें कि कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहा है तो वह किस स्थिति में होगा। हाँ, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न कर रहा है तो किस स्थिति में होगा, एक समान वेग से गतिशील होगा, एक समान गतिशील होगा। ठीक है, और यदि परिवर्तित अगर तीनों उत्पन्न करेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी, और केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र, उसकी स्थिति वैद्युत क्षेत्र अगर केवल उत्पन्न करेगा तो उसकी स्थिति कैसी होगी, विराम स्थिति। ठीक है, तो हमारा जो ये चैप्टर है उसमें अभी हम केवल इसी टाइप के आवेश की बात करेंगे, आवेश हमेशा विराम में ही रहेगा। अब हम अगला तथ्य की बात करते हैं। ठीक है, अगला तथ्य क्या है वैद्युत आवेश के महत्वपूर्ण का, तो देखें अगला तथ्य। अगला तथ्य ये कहता है कि मान लो अगर कोई आवेश, कोई वस्तु हमें दिया गया, हमें पता करना है कि उस पर कोई आवेश है या नहीं है। ठीक है, ये जानने के लिए हम एक ऐसे यंत्र का प्रयोग करेंगे जिसकी सहायता से हम बता सकते हैं कि उस पर आवेश है कि नहीं है। तो उस यंत्र का नाम है स्वर्ण पात्र विद्युतदर्शी। नाम क्या है, स्वर्ण पात्र विद्युतदर्शी।
स्वर्ण पात्र विद्युतदर्शी की सहायता से हम किसी भी पदार्थ पर आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का ज्ञान कर सकते हैं, उस पर आवेश है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ पर वैद्युत आवेश की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति का ज्ञान या पता, सिंपल सा पता लगाने के लिए स्वर्ण, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी का प्रयोग करते हैं। यही उस यंत्र का नाम है, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसी यंत्र की सहायता से कोई भी पदार्थ पर आवेश है कि नहीं है उसका हम ज्ञान कर सकते हैं। ये होता कैसे, ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसे कांच का बाटल है, ठीक है, इस तरह से बना होता है। थोड़ा सा डायग्राम हमारा सही नहीं बनेगा लग रहा है, बना का बिगड़ गया पूरा। कौन नजरिया आ रहा है जी, नहीं बन रहा जी मुड़ी, देखो ऐसे होगा ना। इसमें क्या करेंगे, एक ऐसे एक चालक पदार्थ का एक ऐसे राड लगा देंगे ऐसे, हाँ, और इसको यहां से सील कर देंगे ऐसे, ठीक है। यहां पर एक तांबे की पतली पत्ती ले लेंगे, उसको ऐसे रखे रहेंगे, ऐसे इसमें लगा देंगे, ठीक है। अब देखना क्या है कि जिस पदार्थ पर हमें आवेश का वो पता करना है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई पदार्थ है, हमें जानना है कि इस पर आवेश है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पकड़ के उठाएंगे और ला करके इसी में टच कर देंगे ऐसे। जब आप इसको ला कर यहाँ टच करोगे ना, तो आप क्या देखोगे कि ये जो पट्टी है वो धीरे धीरे फैलने लगेगी ऐसे। अगर इस पर आवेश होगा ना तो ये पत्ती जो है ना वो धीरे धीरे इससे फैलने लगेगी, मतलब हर भागने लगेगा और हर भागने लगेगा। ऐसा कहाँ है ये पत्ती भागने लगती है। अच्छा एक मिनट, उसको थोड़ा ऊपर बना दें, छोटा कर दें थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, बहुत बड़ा डायग्राम बना दे रहे हैं हम आजकल। ऐसे ऐसे, ठीक है, चलिए, और यहां से राड हमने अंदर लगा दिया। अरे गजब, अब से तो बहुत बढ़िया बन गया, कलाकार हो गए, ठीक है। ऐसे पत्ती लगा दिए तांबे का, और ये चालक पदार्थ का है। मान लो हमारे पास इस तरह का कोई पदार्थ है, हमें पता करना है कि इस पर आवेश है कि नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठाएंगे और ला कर यहीं पे सटा देंगे ऐसे, इस वाले। अभी मत समझना सर यहाँ मोटा है यहाँ कहते पतला हो जाएगा, ऐसा हमारा डायग्राम थोड़ा पतला हो गया, लेकिन है यही पदार्थ है, ठीक है। जैसे आप यहाँ सटाओगे ना तो आप क्या देखोगे, हरी पत्ती जो है वो दूर भागने लगेगी, इधर भागेगी, हरी पत्ती इधर भागेगी, मतलब इनके बीच की जो दूरी है ना ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, तो हम तुरंत कहेंगे कि इस पर आवेश है, ठीक। अब ये नहीं बताएगा इस पर कौन सा आवेश है, धन है कि ऋण है, बस इतना बताएगा कि इस पदार्थ पर आवेश है। धन और ऋण नहीं बताएगा, केवल इतना बताएगा कि इस पदार्थ पर आवेश है, ठीक। अच्छा ये क्यों ऐसे हो रहा है, आप सिंपल आपको बता दें, एक पेज ले लीजिए ऐसे, पेज पेपर आयरन से प्रेस से आप इसको प्रेस करिए, फिर इसको फोल्ड करिए, फिर इसको फोल्ड करिए, ऐसे फोल्ड कर लीजिए,
फिर प्रेस मारते जाइए तो आपको इस तरह का मिलेगा पतला सा। ठीक, इसको यहां से ऐसे मोड़ दीजिए, मोड़ेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। ठीक, अब इसको और इसको जब आप सटाएंगे ना, इसको और इसको ऐसे सटा देंगे या छोड़ेंगे फिर ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे सटाएंगे फिर ऐसे हो जाएगा। कारण जब आप आयरन से इस पे रगड़ रहे थे ना, तो पेपर और आयरन के बीच में घर्षण हो रहा था, और उसके घर्षण के कारण जो है इस पूरे पर समान आवेश हो गया। पूरे पर क्या हो गया? समान आवेश। तो जब इसको आप फोल्ड करेंगे तो जो आवेश इस पर है वही आवेश इस पर भी है। इस दोनों पर आवेश क्या होगा? अरे भाई, इसको फोल्ड करेंगे तो इस तरह होगा ना, इस तरह से। तो जो आवेश यहाँ होगा वही आवेश, क्योंकि ये और ये पूरा एक ही पेपर का हिस्सा है, तो दोनों पर जब आवेश समान होगा ऐसे धन धन, तो ये दूर हो जाएगा। क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि सजाती या समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हो सकता है दोनों पे ऋण ऋण आ जाए तब वो प्रतिकर्षित होगा। ठीक है, तो ये बस इतने बताता है कि जो पदार्थ आपने लाया वो पदार्थ क्या है? आवेशित है। ठीक है, ये नहीं बताएगा कि धन है कि ऋण है। समझ में आ गई बात? इसीलिए कागज के टुकड़े, पेपर को अगर हम प्रेस करके इस तरह फोल्ड करें ना, फोल्ड करके इस तरह कर दें, तो ये दोनों सिरे एक दूसरे से सटते नहीं है। कारण कि दोनों पर आवेश क्या होता है? समान होता है, और समान आवेश हमेशा एक दूसरे से दूर हटेंगे। ठीक है, तो इसी का नाम है स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। इसी यंत्र को कहते हैं। ये यंत्र केवल इतने बताता है कि उस पर आवेश है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसको इरेज कर दें, स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी को। चलिए, एक और तथ्य है हमको पढ़ना है, उसको थोड़ा हम समझ लें। तथ्य ये है कि अगर आवेश किसी पृष्ठ पर, अगर पृष्ठ एक समान रूप का है, एक समान रूप से फैला हुआ है, तो आवेश भी उस पर एक समान रूप से फैलेगा। लेकिन अगर पृष्ठ असमान रूप का है, कहीं पे ज्यादा फैला है कहीं पे कम फैला है, तो उस पर आवेश भी असमान रूप से फैलेगा। मतलब समझिए कि देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह का कोई पृष्ठ है, तो इस पर आवेश ऐसे समान रूप से पृष्ठ पर क्या होगा? ऐसे बराबर फैल जाएगा ऐसे। लेकिन अगर यही पृष्ठ हमने इस तरह कर दिया, इस तरह का बना दिया, ठीक है, इस तरह का, तो इधर जहां तक समान पृष्ठ होगा ना, वहां भी समान रूप से इसे फैलेगा। लेकिन आप देखें, जहां पर पृष्ठ सिकुड़ गया है ना, कम हो गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा आवेश हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आवेश सबसे ज्यादा हो जाता है। मतलब अगर पृष्ठ एक समान रूप का है तो आवेश भी एक समान रूप से फैलेगा। अगर पृष्ठ असमान रूप का है तो आवेश वहां पर ज्यादा होगा जहां का वक्रता त्रिज्या क्या होगी? सबसे कम होगी, जहां की त्रिज्या सबसे कम होगी। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि आवेश घनत्व प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r। जिस पृष्ठ का त्रिज्या सबसे कम होती है वहां पर आवेश का घनत्व क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। और जहां अगर पृष्ठ एक समान रूप से रहेगा तो आवेश घनत्व भी एक समान रूप से होगा। ठीक है, मान लो ये है कोई चालक है, इस पर आवेश समान रूप से फैलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आवेश कहाँ होगा? इसके नोक पर, क्योंकि वहां का एरिया सबसे क्या है? कम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो नोट कर लें, नोट करिए इसको। और ये हमारा जो टॉपिक था विद्युत आवेश के महत्वपूर्ण तथ्य, ये समाप्त हो गया। इतना इसमें हम फैक्ट जो था मेन हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो विद्युत आवेश के मूलभूत गुण क्या क्या होते हैं, उस पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।